नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में लिए अहम फैसले। देखिए किस किस मुद्दे पर मिलेगा लोगों को फायदा। 14 सितंबर से होंगी कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों की परीक्षाएं। देखिए क्या बनी है गाइडलाइंस। एमबीबीएस पाठ्यक्रमों से जुड़ेगा हाउ टू मैनेज कोविड वायरस एंड ट्रीटमेंट। जानिए क्या क्या पढ़ेंगे एमबीबीएस के स्टूडेंट। बच्चों में कोविड के मिले नए तरीके के लक्षण। जानिए बच्चों पर प्रकाशित हुई पूरी रिसर्च। उत्तराखंड में कोरोना से 312 मरीजों की मौत। जानिए आपके जिले में कितना हुआ कोरोना का आंकड़ा। ऊधम सिंह नगर में जापानी बुखार से 2 बच्चों की मौत के बाद डीएम का प्लान क्लीन। जानिए कैसे दूर भागेगा जापानी बुखार। उत्तराखंड में बढ़ा अगस्त महीने में कारोबार। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में व्यापार कर विभाग की कितनी बड़ी है आमदनी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, जबकि 28 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। विधानसभा सत्र की वजह से इन्हें ब्रीफ नहीं किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की अवधि 1 साल बढ़ाई गई है। इससे 257 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए गए। इसके तहत अब उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके परिजनों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। वहीं कैबिनेट बैठक में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एडवांस बुकिंग के लिए 1,85,00,000 रुपए को पर्यटकों को वापस करने का निर्णय लिया गया। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते टाइगर रिजर्व बंद किया गया है। ऐसे पर्यटकों की बुकिंग को कैंसिल कर उन्हें पैसा वापस देने के लिए सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। बैठक में कई और जरूरी प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है। जान लीजिए कैबिनेट बैठक के और क्या मुख्य बड़े बिंदु रहे। मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरिस्ट सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कृषि और उद्यान विभाग के शासन स्तर पर हुआ एकीकरण। आईटी पॉलिसी में संशोधन। मोबाइल टावर लगाने के लिए सरकार निजी कंपनियों को देगी 40 लाख रुपए। सीमांत क्षेत्रों को होगा फायदा। जूना अखाड़ा महादेवी मंदिर के अंतर्गत आने वाले माया देवी मंदिर और भैरव देवी मंदिर की ऊंचाई बढ़ाए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने वाले पेट्रोल पंप के नियमों में शिथिलता और छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को मंजूरी दी है। कोविड में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते कटौती का विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। इसके अलावा केदारनाथ धाम में हेलीपैड के विस्तारीकरण प्रस्ताव को मंजूरी। अब चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकेगा केदारनाथ में। खरसाली में यमुनोत्री रोपवे निर्माण में निर्माण कंपनी का बकाया सरकार देगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को छूट देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी। पर्यटक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए की छूट मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण खबर कुमाऊं विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की है। लंबे इंतजार के बाद अब 14 सितंबर से कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। कोरोना के चलते इस वर्ष परीक्षाओं में काफ़ी देरी हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षाएं कराना विश्वविद्यालय के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। परीक्षाओं के लिए अब तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय ने संबद्ध परिसरों, कॉलेजों और संस्थानों को कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाएं कराने के संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं। परीक्षाओं में 48,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुल सचिव खेमराज भट्ट के अनुसार कोरोना के चलते 3 पालियों में परीक्षाएं कराई जानी हैं। एक पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज कराया जाएगा। हर परीक्षार्थी के परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले एक परीक्षा कक्ष में 60 छात्रों को बैठाया जाता था। इस बार एक कक्ष में 30 विद्यार्थियों की ही परीक्षा कराई जाएंगी। परीक्षाएं 14 अक्टूबर तक चलेंगी। वहीं इस दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम छात्र स्क्रीन में दी गई वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में कोविड की पढ़ाई को जोड़े जाने की। उत्तराखंड में अब कोरोना महामारी की पढ़ाई
MBBS के छात्रों को कराई जाएगी। भविष्य में किसी तरह की दिक्कतें न हो, इसके लिए विद्यार्थियों को कोविड मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने की तैयारी शुरू की गई है। इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 80 घंटे का नया कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स का मकसद MBBS के विद्यार्थियों को इस तरह की महामारी से बचाने की नई नई जानकारियां देना है। इस कोर्स में कोरोना का इतिहास, संक्रमण नियंत्रण, रोग प्रबंधन, महामारी प्रबंधन, अनुसंधान के अलावा सामाजिक व कानूनी पहलुओं की पढ़ाई होगी। इसके अलावा कोविड-19 के मामले, डेथ रिकवरी, कंट्रोल प्रबंधन की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर CP भैसोड़ा के अनुसार कोर्स में सक्सेस स्टोरी के अलावा इसे लेकर हुए नए नए शोध को भी पढ़ाया जाएगा। वही सैंपल कलेक्शन, होम आइसोलेशन, PPE किट, मरीज का दाह संस्कार समेत तमाम अन्य बारीकियों से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि MBBS विद्यार्थियों को कोविड मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देना जरूरी हो गया है। PG डॉक्टर सीधे कोरोना मैनेजमेंट से जुड़ गए हैं। प्राचार्य भैसोड़ा की माने तो इस तरह के स्किल हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को भविष्य में कोविड मरीजों को बेहतर इलाज करने में मदद मिलेगी। वहीं अब खबर कोरोना के नए लक्षणों की। BBC न्यूज़ के अनुसार कोरोना महामारी के एक नए लक्षण की पुष्टि हुई है। इस लक्षण को बच्चों में खासकर देखे जाने की सूचना मिली है। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने दावा किया है कि बच्चों में दस्त, उल्टी और पेट में ऐंठन कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट बच्चों पर अध्ययन कर रहा है और उसके मुताबिक जिन लक्षणों पर नज़र रखी गई है उसमें इसे भी जोड़ा जाने की ज़रूरत है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस के 3 ही आधिकारिक लक्षण बुखार, खांसी और स्वाद या गंध की पहचान का जाना है। इससे कोई भी लक्षण होने पर व्यक्ति को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है और उनका टेस्ट कराया जाता है। लेकिन बच्चों को लेकर ब्रिटिश रिसर्चर्स के इस अध्ययन से लग रहा है कि इस सूची में बढ़ोतरी हो सकती है। इस अध्ययन में करीब 1000 बच्चों को शामिल किया गया है। मैट्रिक्स में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक 992 बच्चों में 58 के शरीर में वायरस के एंटीबॉडीज़ देखने को मिले। जिन बच्चों में एंटीबॉडीज़ पाया गया उनमें से आधे को कोविड-10 के निर्धारित लक्षण भी देखने को मिले हैं। हालांकि इनमें से किसी भी बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई है। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को भी 831 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक 205 मामले देहरादून में सामने आए। इसके अलावा 163 हरिद्वार, 131 नैनीताल, 85 पौड़ी गढ़वाल, 76 टिहरी गढ़वाल, 63 ऊधम सिंह नगर, 34 अल्मोड़ा, 24 चंपावत, 13 रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, 11 उत्तरकाशी, 10 बागेश्वर, 3 चमोली में सामने आए हैं। वहीं 502 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 12 की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,011 पहुंच गया है, जबकि 15,447 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 7,187 एक्टिव मामले हैं, जबकि कुल 312 की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने कलेक्ट्रेट में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अगली महत्वपूर्ण खबर सरकार के खजाना बढ़ने की। लॉकडाउन के बावजूद उत्तराखंड में अगस्त के GST कलेक्शन में बीते वर्ष के मुकाबले 7% वृद्धि की गई है। उत्तराखंड देश के चुनिंदा 5 राज्यों में शामिल है। लॉकडाउन के बीच भी GST रेवेन्यू में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगस्त 2019 में उत्तराखंड का GST कलेक्शन 941 करोड़ रुपए था। कोरोना वायरस से देश भर में लॉकडाउन से उद्योग धंधे और व्यापारिक गतिविधियां करीब 3 महीने तक पूरी तरह बंद रहीं। इसके बावजूद उत्तराखंड में अगस्त 2020 का GST कलेक्शन 1006 करोड़ पहुंच गया है। राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर गौरव पंत के अनुसार उत्तराखंड मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। इस कलेक्शन में इस बार वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यटन उद्योग को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, IT, सर्विस, खनन, पार्किंग, होटल आदि सेवा भी प्रभावित हुए हैं। अनलॉक 4 के बाद सरकार का जोर कारोबारी गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने का है। अनलॉक 4 के बाद सिडको सहित अन्य उद्योगों में उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर जापानी बुखार द्वारा लिए गए 2 बच्चों की जान की। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में 2 सगी बहनों का जापानी बुखार से मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने बैठक करके दिमागी बुखार के लक्षण पाए गए उन क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे कराकर CMO को 15 वर्ष से नीचे के बच्चों को 100% टीकाकरण का आदेश
दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग अच्छे तरीके से ये सुनिश्चित कर ले जिस बच्चों को बुखार है उनको टीकाकरण हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वह उस पर एक डाटा रिपोर्ट तैयार करके कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि जापानी बुखार अक्सर मच्छर पनपने के कारण होता है और ये मच्छर पिग को काटने और फिर मच्छर के इंसानी लोगों में काटने के बाद ये इस तरह के जापानी बुखार पनपता है, जिसे रोकने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिला मलेरिया अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा इलाके में प्रचार करने की बात कही है और जगह जगह गंदगी को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सुअरों के ब्लड सैंपल लेने के भी आदेश पशुपालन विभाग को दिए हैं। खटीमा जो ब्लॉक है उसमें 1 तारीख को और 3 तारीख को 2 बच्चों की डेथ हुई थी। तो उसमें छानबीन के लिए हमारी पूरी टीम कल लगी हुई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की और राजस्व विभाग की। तो वहाँ पे पता चला, जो सुशीला तिवारी से जो हमें रिपोर्ट मिली, तो उसमें जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि दिमागी बुखार का उसमें पॉजिटिव मिली थी वो दोनों बच्चियाँ। तो उसके मद्देनज़र तत्काल अभी एक बैठक की गई है स्वास्थ्य विभाग के साथ और जिसमें अन्य विभाग के भी लोग शामिल थे। तो उसमें हमने स्ट्रैटेजी बना ली है कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल करने के लिए आगे काम करेंगे। एक तो जागरूकता अभियान वहाँ पे चलाने के निर्देश दिए गए हैं लगातार, और लगातार चूँकि ये जो बीमारी है वो मच्छर से कहीं ना कहीं फैलती है, तो उसमें फॉगिंग के लिए और झाड़ी कटान साफ सफाई के निर्देशित किया गया है विभागों को। और सबसे बड़ी बात है कि इसका टीका अभी लगता है, जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का सेशन चलता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हों जो छूट गए हों टीकाकरण से। तो पूरा डोर टू डोर सर्वे पूरे ब्लॉक में आज से शुरू हो गया है और वो 1-2 दिन के अंतर्गत पूरा गहनता से चल रहा सर्वे। तो एक तो सर्वे होगा कि अगर किसी को बुखार इत्यादि के लक्षण है तो तत्काल उनको हम हॉस्पिटल में लाएं, उनका ट्रीटमेंट करें। और दूसरी तरफ ये भी हम चिन्हित करें कि 15 साल तक के बच्चों को जो टीकाकरण से छूट गए हैं तो उनको हम तत्काल चिन्हित करके टीकाकरण करें। तो ये भी हमारी स्ट्रैटेजी है। और एक और बात है इसमें, जो पिग्स है, पिग्स से ये कहीं ना कहीं जो मच्छर है वो पिग को काटता है, फिर वहाँ से वायरस वो लेकर के इंसान को काटते हैं। तो इसके लिए भी जो हमारे पशुपालन विभाग है उनको भी निर्देशित किया गया है कि जितनी पिगरीज वहाँ पे हैं उनका पूरा सैंपल लिया जाए आज और कल में, और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाए और रिजल्ट जिस तरह से आता है फिर आगे की कार्रवाई किया जाए। तो इस तरह से लगातार। और हमारी एक डॉक्टर है, उनको हमने तत्काल कल तो टीम भेजा था, आज उनको भेजा हुआ है, वो वहीं पे रहेंगी। पूरे जो भी हमारा सर्वे चलेगा और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगी और हम लोग भी डेली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और हमने डेली 5 बजे हमको रिपोर्ट प्रेषित करेंगे कि कितना सर्वे हुआ और आगे की क्या क्या कार्रवाई हुई। मैंने इसमें लोगों को जागरूक होना है, मच्छरों से बचना है, साफ़ सफाई रखना है। तो मुझे लगता है निसंदेह हम इस पर कंट्रोल करें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।